ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर प्लेलिस्ट। सो यार लास्ट वीडियो हम क्या देख चुके हैं, अपना जो फंक्शन ओवरलोडिंग है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने पहला पार्ट देख चुके हैं हम, फंक्शन ओवरलोडिंग। सो आज की वीडियो में हमको क्या करना चाहिए यार, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ना चाहिए था। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा पार्ट होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बट आज हम क्या करने वाले हैं यार कि अपना जो वीडियो है वो होने वाला है स्टेटिक डेटा मेंबर्स एंड स्टेटिक मेंबर फंक्शंस पे, क्या होते हैं ये। तो यार सब लोग सोच रहे होंगे कि यार हमको तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ना था, सब लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे आएगा। तो यार ऐसे क्या है कि हम पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग इस वीडियो में कर सकते हैं। बट क्या होता है ना कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ने के लिए कुछ प्री रिक्वेस्ट है कि यार आपको फ्रेंड फंक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए, मतलब अच्छे समझने के लिए पूरा टॉपिक। फ्रेंड फंक्शन हुआ, और कंस्ट्रक्टर हुआ, डिस्ट्रक्टर हुआ, स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, डेटा मेंबर क्या होता है। तो उन सबको अच्छे समझने के लिए हम पहले ये सब टॉपिक कर लेते हैं अपने वीडियोस में। देन उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, सो आज की वीडियो किसको होने वाली है, स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ओके यार, तो पहले हम पढ़ते हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है। ठीक, तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स यार इन जनरल, मतलब अगर सिंपल सी एक लाइन में कोई बोलना चाहे तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स ओप्स के लैंग्वेज में होता है कि भाई विच इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक ऐसा डेटा मेंबर, एक ऐसा डेटा सॉरी डेटा मेंबर जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। तो कैसे हो यार, तो देखते हैं, चलो समझते हैं इसको अच्छे से, डायग्राम में समझते हैं। तो यार देखो, इन जनरल क्या होता है, अपने सपोज करो अपने पास एक क्लास है, उसके अंदर दो फंक्शन है, मेंबर फंक्शन नंबर 1 एंड मेंबर फंक्शन नंबर 2। ठीक है, और अपने उसमें क्या है, दो डेटा मेंबर है, मेंबर वेरिएबल नंबर 1 एंड मेंबर वेरिएबल 2। और उसके हमने तीन ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। तो ये सब मेमोरी में जो उनकी एलोकेशन है वो कैसी होगी वो दिखा रहा है। तो सपोज करो कि जो अपने डेटा मेंबर है, मेंबर वेरिएबल है, ये स्टेटिक नहीं है भाई, नॉर्मल डेटा मेंबर्स। ठीक है, तो जो मेमोरी एलोकेशन होगी इनकी वो कैसे होगी, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह पे होगी। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट 1 है, तो उसकी जो दो डेटा मेंबर हैं उनकी ये स्पेस हो गई, ये वाली। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट 2 है, ऐसी सेम मेमोरी उनके लिए भी लगेगी, अलग से लेगा ये मेमोरी ऑब्जेक्ट 2 के लिए। एंड ऑब्जेक्ट 3 है, उसके लिए भी सेम मेमोरी अलग से लेगा ये। तो ऐसे से जितने सारे ऑब्जेक्ट हम बनाते जाएंगे, ऐसे ही सेम मेमोरी इतनी ही दोनों वेरिएबल्स के लिए लगती जाएगी। तो यार स्टेटिक डेटा मेंबर्स में से क्या होता है, तो सपोज करो कि अगर ये स्टेटिक डेटा मेंबर्स होते, दोनों मेंबर वेरिएबल नंबर 1 एंड मेंबर वेरिएबल नंबर 2, तो सपोज करो कि स्टेटिक होते। ठीक है, ये भी स्टेटिक होगा। तो जो मेमोरी एलोकेट होती भाई वो एक ही जगह होती। सपोज करो कि ये मेंबर वेरिएबल के लिए 1 के लिए हो गई एंड ये 2 के लिए हो गई। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, 2 एंड देन 3, इन तीनों की जो मेमोरी है, जो ये सेम है। ठीक है, तो ये जो अलग से मेमोरी इन सबके लिए बन रही है ना, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, ये वाली मेमोरी नहीं बनेगी। अब सेम मेमोरी लोकेशन सारे ऑब्जेक्ट से शेयर की जाएगी भाई। ठीक है, तो जो चेंजेस यहाँ पे होते जाएंगे ना, वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए फिर रिफ्लेक्ट, मान लो कि ऑब्जेक्ट 1 कुछ चेंज कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन पे, तो वही चेंज ऑब्जेक्ट 2 को देखने को मिलेगा एंड देन ऑब्जेक्ट 3 को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यार स्टेडी डाटा मेंबर्स क्या होता है वापस समझ आ गया होगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं अपने पॉइंट्स, स्लाइड्स में लिखे हुए हैं कि यार वी कैन डिफाइन क्लास मेंबर यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड्स। तो यार देखो, जो अपना डेटा मेंबर होता है उसको स्टैटिक डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, जो डेटा मेंबर है उसके सामने कीवर्ड लगाना पड़ता है, क्या, स्टैटिक। ठीक है, so when we declare a member of class as static, it means no matter how many objects are created, there is only one copy of the static member। मतलब वही बात है कि अगर कोई वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया गया है,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, एक ही मेंबर होगा, एक ही कॉपी होगी, वही कॉपी सबके साथ शेयर की जाएगी भाई, एक ही लोकेशन होगी और वो लोकेशन सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर की जाएगी। And a static member is shared by all object of class, okay? And all static data is initialized to zero if no other initialization is present, okay? जो स्टेटिक डेटा मेंबर्स हैं, सपोज करो कि हमको उनको कोई डेटा मेंबर है, ठीक है, स्टेटिक है वो, अगर हमने उसको कोई भी स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी है तो उसकी ऑटो डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है इनिशियलाइजेशन वैल्यू वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो वी कांट पुट इन द क्लास डेफिनेशन एंड बट इट कैन बी इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द क्लास, मतलब जो स्टेटिक डेटा मेंबर्स है उसको हम डिक्लेयर तो इनसाइड द क्लास हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको जो वैल्यू देनी है इनिशियलाइजेशन पहली वैल्यू देनी है वो हम आउटसाइड द क्लास करेंगे। वो कैसे करेंगे, कैसे, वो सारा सिंटैक्स हम देखने वाले हैं, चिंता मत करोगे। और वो कैसे करेंगे, यूजिंग द स्कोप रिलेशन ऑपरेटर। वो कैसे, उसका सिंटैक्स क्या होगा, अभी एग्जांपल करेंगे, उसमें देखेंगे भाई कि कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स अब तक मैंने जो डिस्कस किया ना यहाँ से लेके यहाँ तक, एक पूरे एग्जांपल की थ्रू सारे आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो इट इज विजिबल ओनली विद इन द क्लास बट इट्स लाइफ टाइम इज इन द एंटायर प्रोग्राम। तो भाई इस लाइन में क्या मतलब है कि जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होता है इट्स विजिबल ओनली विद इन द क्लास। तो इस चीज से क्या मतलब है यार, कि इसका स्कोप बता रहा है कि ये जो डेटा मेंबर होता है स्टैटिक, ये जो क्लास होती है उसके अंदर जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनके ही द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। आउटसाइड द क्लास इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और इसकी लाइफ टाइम होती है भाई पूरे प्रोग्राम में, मतलब ये एंडिंग से लेके स्टार्टिंग तक होता है प्रोग्राम में, ओके। So only one copy of the red member is created to run the entire class and it's shared by all the objects of the class, ठीक है। तो चलते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको जो ऊपर हमने सारे जो भी अब तक जो पॉइंट रीड किए हैं समझे हैं वो क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। हम एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या है ये। देखो क्लास होती है भाई आइटम, ठीक है, क्लास का नाम क्या है, आइटम नेम है क्लास का, ठीक। जूम आउट जूम करते हैं, ठीक है। सो भाई इसके अंदर क्या है, दो डेटा मेंबर्स हैं, काउंट है और नंबर है, ठीक है। तो जो काउंट वेरिएबल है वो क्या है, स्टैटिक डेटा मेंबर है, और नंबर एक इन जनरल नॉर्मल एक डेटा मेंबर इसका, ठीक है। तो देखो इसको स्टैटिक डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या हो गया भाई, हमने पढ़ा था कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना है। तो पहले क्या किया है इसने, स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद उसका डेटा टाइप क्या है, जैसे काउंट है जो जो हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल, इसका टाइप भी हुआ कुछ, तो ये यहाँ पे इंट टाइप का है तो इंट दे दिया इसको, एंड देन नेम होता है वेरिएबल काउंट है। पब्लिक पार्ट में क्या है कि अपने हमने जो मेंबर फंक्शन है उनको डिफाइन किया है। तो यार पहला फंक्शन क्या है, गेट डेटा फंक्शन है, वो क्या कर रहा है कि यार एक पैरामीटर ले रहा है इंट ए, ये क्या कर रहा है, वो इनिशियलाइज कर रहा है जो नंबर वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर दे रहा है। एंड जितनी बार भी ये गेट डेटा फंक्शन कॉल हो रहा है उतनी ही बार ये जो काउंट है जो डेटा मेंबर है, स्टैटिक डेटा मेंबर है, ये इसकी वैल्यू को एक करके बढ़ा दे रहा है, प्लस प्लस कर दे रहा है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट फंक्शन अपना होगा गेट काउंट फंक्शन, और वो क्या कर रहा है कि जो काउंट है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। एंड देन अब आते हैं भाई अपना जो डेटा मेंबर है स्टैटिक, उसको भाई इनिशियलाइज कैसे करना है आउटसाइड द क्लास, उसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। तो उसका सिंटेक्स होता है यार, सबसे पहले जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, देन नेम ऑफ द क्लास एंड देन नेम ऑफ द पॉपुलेशन, देन सीधा पॉपुलेशन ऑपरेटर एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल। और देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको किसी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं किया है, तो हम ऐसे कर सकते थे, मान लो इसको इनिशियलाइज करना होता, मान लो 5 से करना होता, तो उसको जो काउंट की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 5 होगी। तो इस प्रोग्राम में, इस एग्जांपल में इसको इनिशियलाइज नहीं किया गया है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो उसके डिफॉल्ट वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अगर हम इसको किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब चलते हैं अपने मेन फंक्शन में कि क्या हो रहा है।
तो मेन फंक्शन आके हमने क्या किया अभी, अपनी जो क्लास की ऑब्जेक्ट बनाया है ए बी सी, नेम ऑफ द क्लास क्या है आइटम, और तीन ऑब्जेक्ट बना लिए हमने ए बी एंड देन सी। ओके, सो भाई देखो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए ही जो ये काउंट वेरिएबल है ये कॉमन होगा। तो पता है हमको क्यों होगा, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, सो अब क्या करते हैं कि देखो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, देखो इन तीनों वैल्यू के लिए काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज टू जीरो, मतलब हमने इस काउंट को कोई वैल्यू दी तो है नहीं, तो इसकी जो पहली वैल्यू वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, सो हमने क्या किया कि ए ऑब्जेक्ट है उससे क्या किया कि नेक्स्ट लाइन में गेट काउंट फंक्शन है उसको कॉल किया। ठीक है, तो यार गेट काउंट फंक्शन कॉल होगा तो ए के लिए क्या होगा, काउंट की वैल्यू प्रिंट होएगी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, तो यहाँ पे इसके लिए काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जीरो। ऐसे ही बी कर रहा है गेट काउंट फंक्शन कॉल, तो यार बी के लिए भी सेम वैल्यू, अभी तो कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं है वैल्यू में, तो जीरो प्रिंट कर देगा। ऐसे ही सी के लिए भी जीरो प्रिंट हो जाएगा। अब क्या आता है कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो गेट डेटा फंक्शन है उसको कॉल किया है। ठीक है, तो ए डॉट गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया है एंड देन पास किया है सो 100 एज ए पैरामीटर। तो ये अब फंक्शन जो आएगा यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन पे, तो यार देखो अब यहाँ पे इस फंक्शन में क्या होगा, नंबर जो इसकी वैल्यू है ए जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मेंबर वेरिएबल नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100। ठीक है, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी अब। तो अब जो ओवरऑल जो काउंट की वैल्यू है वो जीरो से बढ़ के क्या हो गई है, वन हो गई है भाई। ठीक है, वन हो गई। ऐसे ही अब बी ऑब्जेक्ट के लिए सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, और जो बी ऑब्जेक्ट के लिए जो नंबर वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 200, एंड देन फिर से काउंट की वैल्यू बढ़ जा रही है भाई। तो पहले अब देखो, अब जो कि ये काउंट वेरिएबल है ये बी के लिए तो अलग वेरिएबल तो है नहीं, सेम लोकेशन है सेम वेरिएबल है, तो ये जीरो से बढ़ के वन होगी या वन से बढ़ के टू होगी। तो यार वन तो ऑलरेडी हो चुकी है, ए नहीं कर दिया था वन इसको, तो बी इसको क्या कर देगा, टू कर देगा। इसमें एक और इंक्रीज हो गया, टू हो गया। ऐसे ही अब सी के लिए कॉल हो रही है, अब सी इसको क्या कर देगा, थ्री कर देगा। अब उसके बाद हमने क्या किया है, ए डॉट गेट काउंट फंक्शन को कॉल किया भाई। अब ए के लिए काउंट की वैल्यू क्या होगी, तो भाई थ्री होगी, हम थ्री कर चुके हैं इस वैल्यू को। बी के लिए भी सेम होएगी भाई और सी के लिए भी सेम होएगी। तो यार ऐसे काम करता है स्टैटिक वेरिएबल। तो आई होप इस एग्जांपल की हेल्प से आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि जो स्टैटिक डेटा मेथड्स है वो कैसे काम करता है, उसको कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे उसको इनिशियलाइज करना आउटसाइड द क्लास, सिंटैक्स विंटैक्स, और कैसे मेमोरी एलोकेट होती है, सब समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं भाई स्टैटिक मेंबर फंक्शन की। तो मेंबर फंक्शन क्या होता है स्टैटिक में, तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन हैव एक्सेस टू ओनली अदर स्टैटिक मेंबर। तो इसमें फंक्शन भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स होते हैं डिक्लेयर इन द सेम क्लास। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोई मेंबर फंक्शन होता है, नॉर्मल मेंबर फंक्शन होता है, उसके अंदर तो यार जैसे हम सेम क्लास के जो डेटा मेंबर उनको एक्सेस कर लेते हैं, और सेम क्लास के ही जो मेंबर फंक्शन है उनको एक्सेस कर लेते हैं। तो जो मेंबर फंक्शन स्टैटिक बन गया तो उसके अंदर हम वही वेरिएबल या फिर मेंबर फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं जो खुद भी स्टैटिक होंगे। ठीक है, ओके, तो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यार देखो जो नॉर्मल डेटा मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हम जनरली कैसे कॉल करते हैं अपने मेन फंक्शन में, ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से। बट जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हम डायरेक्टली क्लास नेम की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्लास का नेम होगा, देन कोरिलेशन ऑपरेटर होगा, देन फंक्शन का नेम होगा। ठीक है, तो यार स्टैटिक मेंबर फंक्शन में और क्या क्या होता है एक बार देखते हैं इस एग्जांपल की हेल्प से, ये आपको स्टैटिक जो मेंबर फंक्शन है वो समझ में आ जाएगा।
मतलब बेसिक डिफरेंस मतलब डेफिनेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है कि यार जो अदर स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो सकते हैं, फंक्शन होते हैं, उनको एक्सेस कर पाए, वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है। ठीक। तो यार जो सारी चीजें क्लियर होती हैं वो एग्जांपल की हेल्प से ही होती हैं। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको स्टैटिक मेंबर जो फंक्शन है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल क्या है कि देखो यार, क्लास है, उसका नेम है टेस्ट। ठीक है। उसके अंदर क्या है यार, दो डेटा मेंबर्स हैं, एक कोड है और एक काउंट है। और एक काउंट क्या है, स्टैटिक डेटा मेंबर है। ठीक। तो यार पब्लिक फंक्शन में हमने क्या किया है, फंक्शंस को डिफाइन किया है। तो पहला फंक्शन क्या है यार, सेट कोड नाम का फंक्शन है, जो क्या कर दे रहा है, कोड की वैल्यू को सेट कर रहा है। और वो कैसे हो रही है सेट, काउंट की वैल्यू में एक वैल्यू प्लस होकर सेट हो रही है। ठीक है। ये कैसे होगा, अलग अलग फंक्शन हम देखेंगे। मेन काम कर रहा है कि कोड की वैल्यू को सेट कर दे रहा है। कैसे कर रहा है, काउंट की वैल्यू में प्रीफिक्स ऑपरेटर, मतलब प्रीफिक्स इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो यार अब क्या हो रहा है, सेकंड जो फंक्शन है शो कोड फंक्शन है, शो कोड। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नंबर में प्रिंट की वैल्यू प्रिंट हो रही है। उसमें क्या प्रिंट हो रहा है, कोड की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक। अब देखो, इसमें एक मेंबर फंक्शन तो हो गया सेट कोडर, ये हो गया शो कोड। ठीक है। ये है नॉर्मल मेंबर फंक्शन। अब आ रहा है अपनी स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या है, शो काउंट। तो शो काउंट एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन है जो क्या कर रहा है, काउंट वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा है। तो देखो हमने क्या बोला था कि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है, मेंबर फंक्शन, उसके अंदर हम स्टैटिक ही डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं सेम क्लास के। तो ये काउंट है, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये काउंट खुद भी स्टैटिक है। ठीक है। और यहाँ पे क्लास का एंड होता है अलग। नेक्स्ट लाइन में क्या है यार, जो टेस्ट जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसको इनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ पे भी इसकी कोई इनिशियलाइजेशन नहीं दी गई है। इसकी जो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन वैल्यू है वो है 0। ठीक है। अब आते हैं हम मेन फंक्शन में यार। अब मेन फंक्शन में यार क्या होता है कि हमने टेस्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, T1 एंड देन T2। ठीक है। तो यार T1 ऑब्जेक्ट से हमने कॉल किया है सेट कोड फंक्शन। ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो क्या होगा, T1 ऑब्जेक्ट के लिए कोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कोड है, अभी बात हो रही है T1 की। तो T1 ऑब्जेक्ट के लिए कोड की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस काउंट। मतलब काउंट की वैल्यू में एक इंक्रीज हो गया। तो पहले काउंट की जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू है वो क्या है, 0। तो अभी कोड की वैल्यू प्लस प्लस वन होके क्या हो जाएगी, 0 + 1 = 1। तो कोड की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1। ठीक है। अब T2 ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमने इसको फंक्शन को कॉल किया है। तो यार T2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए फंक्शन दोबारा कॉल हो गया। तो अब ये T2 के लिए कोड की वैल्यू सेट करेगा। ठीक है। कोड यहाँ पे देखो स्टैटिक डेटा मेंबर्स नहीं है, तो ये हर ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग स्पेस लेगा, अलग मेमोरी बनाएगा। सब अलग अलग, सेम कॉपी नहीं होगा, अलग अलग कॉपी बनेंगे। ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू भी होंगी। तो अब T2 के लिए कोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस काउंट। तो काउंट की वैल्यू अब क्या है T2 के लिए, 1। क्योंकि यार काउंट तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स है, तो वो तो यार शेयर किया जाएगा सबके साथ, सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो T1 ने काउंट को क्या बना दिया था, 1 कर दिया था यार। तो अब T2 के लिए भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अब ये प्लस करके क्या हो जाएगी, कोड की वैल्यू T2 के लिए 1 + 1 = 2। तो T2 के लिए कोड की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखो हमने बात की थी कि जब स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसको हमको अगर मेन फंक्शन में कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, जो क्लास नेम है उसकी हेल्प से करेंगे। तो सिंटेक्स क्या था, क्लास नेम देन स्कोप रिलेशन ऑपरेटर देन नेम ऑफ द फंक्शन। तो यार स्कोप रिलेशन ऑपरेटर के ये यूजेस भी आप
को साथ के साथ कवर हो रहे हैं। तो इसके जो यूजेस है, मतलब देखो, जो हमने कोरिलेशन ऑपरेटर पढ़ा था पहले, तो वो क्या था, हमने इसका यूज पढ़ा था कि यार इसको यूज किया जाता है जो मेंबर फंक्शन होता है अपना क्लास का, उसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने के लिए। तो इसके उसका केवल एक यूज नहीं है, ये सारे यूज भी हैं कि यार जो स्टेट डेटा मेंबर होता है उसको कैसे इनिशियलाइज करना है आउटसाइड द क्लास, एंड देन स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है, उसको कैसे कॉल करना है अपने मेन फंक्शन में। तो इन सब चीजों में भी ये ऑपरेटर यूज होता है। तो अब हमने क्या किया यार, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है टेस्ट थ्री T3, ठीक है, इस लाइन। अब T3 के लिए भी यार हमने क्या किया है, इस सेट कोड फंक्शन को दोबारा कॉल किया है। तो अब T3 के लिए कोड की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा कर देगा यार ये प्लस प्लस काउंट। और काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, हम ये बात भी ध्यान रखते हैं भाई, काउंट की वैल्यू 3 हो चुकी है अब तक। अब देखो, अब नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, T1 ऑब्जेक्ट से शो कोड फंक्शन को कॉल किया है। तो शो कोड फंक्शन T1 ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो गए यहाँ पे। इसमें क्या प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट नंबर, एंड ऑब्जेक्ट नंबर में किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, कोड की। तो T1 के लिए कोड की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होएगा, 1 होएगा। T2 के लिए कोड की वैल्यू क्या होगी, 2। तो ऑब्जेक्ट नंबर इज इक्वल टू 2 प्रिंट हो जाएगा। एंड T3 के लिए क्या प्रिंट होएगा, 3 प्रिंट होएगा। तो यार यहीं पे अपना प्रोग्राम है वो एंड होता है। तो देखो हमने क्या किया है इस प्रोग्राम में यार, देख लिया कि यार हमने जो मेंबर फंक्शन होता है स्टैटिक कैसे बनाना है, उसके अंदर स्टैटिक अलग दूसरे जो डेटा मेंबर्स हैं उनको कैसे एक्सेस करना है, मेन फंक्शन में कैसे एक्सेस करना है। तो इस एग्जांपल से आपको जो मेंबर फंक्शन होता है स्टैटिक समझ में आ गया होगा, और स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं इस वीडियो में अच्छे तरह समझा दिया है, समझ में आ भी गया होगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आपसे अभी मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए टाटा बाय, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ही है। ओके, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।